हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता है कि हमारी रेशियो एनालिसिस की क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज मैं उधर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट इसमें नए भी है सीखने के लिए, तो आप देखते रहिए क्वेश्चन को एंड तक। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। क्या लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर आपको 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, 2017 एंड 2018 की। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल्स 2 लैक्स और इधर 4 लैक्स दे रखा है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दोनों साल का दे रखा है, अवेलेबल है आपके पास। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर है और सिक्योर लोन है। और करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास क्रेडिटर्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, प्रपोज डिविडेंड है और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। और एसेट साइड आपके पास नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है, और करंट असेट्स के अंदर और नॉन करंट असेट्स के अंदर आपके पास कुछ कुछ डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दे रखा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास सेल्स है, और जो कि उसमें बोला गया है कि क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स कैश सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स जो है वो कैश सेल्स का 3 टाइम्स है। परचेस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा है। तो देखो, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/12/2016 वॉज 80,000, इतना आपको दे रखा है। अब देखो, आपको इधर स्टॉक की वैल्यू कौन से ईयर की दे रखी है? 31/12/2016 के ईयर की 80,000 वैल्यू दे रखी है, और ये बुक वैल्यू है। ठीक है, पहली बात ये बुक वैल्यू। दूसरा ये दे रखा है कि उसी स्टॉक की जो मार्केट में वैल्यू थी वो 70,000 थी। ओके, अभी आपको पता है कि जब स्टॉक हम शो करते हैं ना बैलेंस शीट में, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू होती है ना वो शो करते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास बुक वैल्यू कौन सी? 80,000। ओके, मार्केट वैल्यू कौन सी? 70,000। तो इन दोनों में से जो लेस वैल्यू है, जो वैल्यू कम है, वो 70,000। तो आपकी जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 70,000। ठीक है, हम कंसीडर कौन सी वैल्यू करेंगे? 70,000। अब 70,000 जो वैल्यू है वो कौन से स्टॉक की? तो वो जो है वो 2016 के क्लोजिंग स्टॉक की है। देखो आप इधर डेट देखोगे ना, तो वो 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी 31/12/2016 है। तो इधर का क्लोजिंग स्टॉक वो नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2016 में, सॉरी 17 के अगर देखें, 2017, तो आपका ये ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ओके, कौन सा? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये चीज याद रखिए कि आपका ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 2017 की, वो कौन सी है? 70,000। ठीक है, समझ में आया ये? तो 2016 का क्लोजिंग स्टॉक वो 2017 में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, पहले ही दिन। आगे बढ़ते, अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो आपको पूछा गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब देखो, आपको जो प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है, ग्रॉस और नेट, उसका आंसर आपके पास है नहीं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये सब आपको पहले फाइंड करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया था, और ये स्टेटमेंट याद रख लो, बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आपको आगे देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपको पता है सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो, तो आपको जीपी मिलता है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या कवर होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कवर होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। उसके बाद आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट लेस करने से आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो गया, अब बिफोर टैक्स बच गया। और टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचता है। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, बस आपको इस फॉर्मेट में रखना है और सारी अमाउंट निकाल देनी। देखो कैसे,
सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, ठीक है। तो सेल्स आपके पास कितना है, देखो क्वेश्चन, देखो आपके पास सेल्स अवेलेबल है 2,40,000 और 4,20,000, ठीक है। 240 और 420, तो पहले वो अमाउंट लिख देते हैं, 240 और 4,20,000, ठीक है, ये पहले आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट काम करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप एक अलग से फॉर्मूला यूज करोगे। आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो आपका ईयर कौन सा है, 2017, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2017, और आपका क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2017 को एंड हो जाएगा, ठीक है, पहले साल के लिए। तो ये आपका जो साल है उसका ओपनिंग स्टॉक जस्ट हमने अभी फाइंड किया था, याद करो, वो 80,000 और 70,000 विच एवर इज लेस किया था, कितना आया था, 70,000, ठीक है। हमने जस्ट अभी ऊपर किया था ना, इसकी कैलकुलेशन ये रही, देखो ये रहा, इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ही की थी, 70,000 आपका ओपनिंग स्टॉक आया था 2017 का। अब आप आगे देखो तो 2017 में आपके पास परचेस कितना है, तो 1,70,000 और 10,000 आपके पास परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, और आपके पास 2017 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो ये मैंने राउंड ऑफ किया है 90,000, ठीक है। 90,000 आपके पास स्टॉक है 2017 का क्लोजिंग, ठीक है। बैलेंस शीट में से आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलता है, तो आपको इन सब की टोटल करनी है। देखो परचेस कितना है 170, परचेस एक्सपेंस कितना है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000, तो बस इसको उस फॉर्मेट में रख दो। यहां पर कितना था 170, 10,000 और ये था 90,000, और ये लेस होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो 70,000 प्लस 170,000 प्लस 10,000 ऐड करोगे तो आपको 2,50,000 मिलते हैं, और 2,50,000 में से आप 90,000 लेस कर दो तो 1,60,000 आपको मिल जाएगा। ये आपका COGS आ गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में ध्यान देना, सेकेंड ईयर में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये 90,000, वही आपका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यानी इधर 90,000 लिख देंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऊपर ढूंढने मत निकलना। 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका 2018 का कौन सा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और 2018 में आपके पास परचेस एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो आपको ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट से मिल जाएगा। देखो कितना है, तो 3,10,000 और 25,000, तो 3,10,000 और 25,000 हो गया, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। चलिए तो उसको आप नीचे लिख देते, कितना है, तो आंसर था 310 और 25,000, ओके, और ये क्लोजिंग स्टॉक था 1,10,000, ओके। अब इसको आप ऐड करो, 90,000 प्लस 310 प्लस 25, तो आपका आंसर है 425, और 425 में से 1,10,000 लेस कर दो तो 3,15,000, ठीक है। यानी आपके पास दो COGS आ गया, एक तो 160 और एक तो 3,15,000, ओके, 160 और 3,15,000, उन दोनों को आप ऊपर लिख दो ये वाले स्टेटमेंट, 1,60,000 और इधर 3,15,000, लेस करोगे तो ये आंसर आने चाहिए 80,000, और ये 420 में से
315 लेस करने से 1,05,000 आंसर आता हो गया। उसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट है। तो आप देखो ऊपर आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो देखो ये है 40,000 और ये है 32,000। ओके, तो 40,000 और 32,000 और उस साइड आप देखोगे तो 45 और 40,000। ठीक है, तो दोनों लिख देते हैं। इधर क्या अमाउंट थी 40,000 और 32,000 और इधर 45,000 था और ये 40,000 था। आप दोनों अमाउंट को लेस करते जाओ, जैसे 80,000 में से 40,000 और 32,000 लेस करोगे तो आपके पास दोनों अमाउंट लेस करने के बाद 8,000 रिमेनिंग अमाउंट रहती है। ठीक है, 8,000 अमाउंट रह जाएगा और 1,05,000 माइनस 45,000 माइनस 40,000 करोगे तो आपको इधर 20,000 की अमाउंट मिलती है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के लिए आपके पास ये देखना है कि आपकी लोन है कि नहीं है क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन में जाते हैं लोन। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में लोन अवेलेबल है। देखो नॉन करेंट लायबिलिटी में जाओ तो आपको पता चलेगा डिबेंचर भी है और सिक्योर लोन भी। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जब यूनिवर्सिटी ने पूछा था तब क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर और सिक्योर लोन के इधर परसेंटेज ही नहीं दिए। आप देखो इधर परसेंटेज ही नहीं दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, आपको परसेंटेज ही नहीं दे रखे क्वेश्चन, तो बस नहीं दे रखा तो जाने दो, बिकॉज हम कोई भी परसेंटेज एज्यूम नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। आप बुक्स में भी देखोगे और जो यूनिवर्सिटी के सॉल्यूशन है उसमें भी सेम ही था। तो आप इसको जाने दो, लेफ्ट कर दो, इग्नोर करो, जैसे इंटरेस्ट है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, उसको लेफ्ट कर दो, ऐसा समझो। तो ये 8,000 हो गया और ये 20,000। अब क्वेश्चन के अंदर टैक्सेशन का अमाउंट भी नहीं है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं 35%, 50%, वो भी नहीं है, तो उसको भी आप डैश करके जाने दो। ठीक है, वो अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जाने दो। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन में निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या थी? तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, और आपके पास तो 2 साल थे, तो एक तो था 31/3/2017, सॉरी 12 था। ओके, ये 12 और एक दूसरा था 31/12/2018। अब देखो दोनों साल का जीपी आप निकाल लो, वो तो आपने ऊपर काम कर दिया जीपी का, कितना था? ये रहा जीपी कितना है 80,000। ये आपका जीपी मिल गया 80,000 और 1,05,000। ओके, 80,000 और इधर 1,05,000। दोनों साल का जो सेल्स था वो 2,40,000 था और इधर 4,20,000 था। ओके, इंटू 100 कर दो, आपको दोनों साल का जीपी मिल जाएगा। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर मिलता है 33.33%। ओके, ये आपका आंसर आ गया। और दूसरे साल में 1,05,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 25%। ये आपका दूसरे साल का आंसर आ गया। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। उसमें आपके पास दोनों साल है तो दोनों साल की कैलकुलेशन आप कर लो, 31/12/2018। ओके,
अब दोनों साल का नेट प्रॉफिट कितना था वो बाद में देख लेते, पहले सेल्स तो आपके पास अवेलेबल है तो सेल्स ले लो, ठीक है, लिख लेते हैं सेल्स 4,20,000। अभी जस्ट हमने ऊपर ही लिखा ग्रॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आया था, तो देखो आपने स्टेटमेंट बनाया ही है, नेट प्रॉफिट कितना आया था, तो एक में आया था 8,000, दूसरे में आया था 20,000। तो 8,000 और 20,000, इधर 8,000 इधर 20,000, डिवाइड कर लो 8,000 डिवाइड बाई 24, यानी इधर आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 3.33%। ओके, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाई 420 इंटू 100 करने से आपको आंसर मिलता है 4.76%। ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। ओके, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। ओके, अब देखो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, तो इसमें फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स। ओके, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, अभी देखो आपके पास इसमें भी 2 साल है, तो एक काम करो दोनों साल लिख दो पहले। ओके, अब दोनों साल की लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड कर लो, और उसको फाइंड करने के लिए आप बैलेंस शीट में चले जाओ। देखो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटी को। तो करंट लायबिलिटी में देखो एक तो क्रेडिटर्स है, फिर प्रपोज डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो आप इधर कंसीडर कर लो सबका टोटल, ठीक है, ये तीनों का टोटल। क्या आंसर आ रहा है, तो इन तीनों का जो टोटल है वो आपका 1,60,000 आ रहा है। ओके, और इन तीनों का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 2 लाख। कंप्लीट, ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब आप चलते हो तो लिक्विड एसेट्स में। अब देखो लिक्विड एसेट्स में स्टॉक नहीं लेते, ठीक है, ध्यान देना, लिक्विड एसेट्स में आप स्टॉक नहीं लेते, स्टॉक को इग्नोर करोगे। तो आप ये जो स्टॉक है उसको इग्नोर कर दो, इसको कैंसिल कर दो। तो लिक्विड एसेट्स में आप क्या क्या कंसीडर करोगे, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक जो भी है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या प्रीपेड एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे एज अ लिक्विड लायबिलिटीज। ओके, तो आप देखो 25,000, 5,000, 50,000 और 30,000 का इसका टोटल करो, कितना आंसर आ रहा है, 1,10,000। ओके, और 80,000, 7,500, 88,500 और 14,000 का आप टोटल करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 1,90,000। ओके, स्टॉक सिर्फ इग्नोर कर दो, स्टॉक जो है वो लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होता। कंप्लीट, तो ये आप डिवाइड कर दो, आपके पास टोटल क्या आंसर आया, तो देखो टोटल आंसर आया आपके पास 1,10,000, डिवाइड बाय करोगे 1,60,000, ठीक है, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। चलिए, तो 1,10,000 डिवाइड बाय 1,60,000, और दूसरे साइड क्या आंसर आया था, इधर 2 लाख था, अपनी लिक्विड एसेट्स कितनी थी, तो लिक्विड एसेट्स थी क्वेश्चन में 1,90,000। ओके, 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख।
ओके 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो दोनों को डिवाइड कर लो, 1,10,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.69 और इधर रेज टू 1 आप लिखोगे। ओके इधर 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो आपका आंसर है 0.95 रेज टू 1। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब चलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो आपके पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कौन सा, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके डिवाइड बाय करोगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब सवाल ये है कि आपके पास दोनों साल हैं 31/12/2017 और 31/12/2018। ये दोनों साल का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके कैपिटल एम्प्लॉयड है तो नहीं है, वो आपको फाइन करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है, इक्विटी कैपिटल, ओके प्रेफरेंस कैपिटल भी होती है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन जब हमने रीड किया था स्टार्टिंग में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास नहीं थी। देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, ठीक है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है। कितनी है, 2 लाख, और इधर कितनी है, 4 लाख। और रिजर्व सरप्लस भी आपको कंसीडर करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो वो है 15,000 और 8,000। ओके और इधर था 25 और 40। ओके तो आप टोटल कर लो 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी इंक्लूड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, ये ध्यान रखना, 90,000 प्लस 10,000, तो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,23,000। ठीक है आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,23,000। ओके लेकिन क्या आपके पास फिक्टिडियस एसेट्स हैं, ये भी तो देखनी होती है। तो देखो फिक्टिडियस एसेट्स में आपके पास अमाउंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके तो ये होती है फिक्टिडियस एसेट्स, तो इसको आप क्या करते हो, लेस करते हो। तो 3,000 को लेस कर दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी 3,20,000। ओके फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,20,000। चलिए तो लिख देते हैं कैलकुलेशन में क्या क्या टोटल किया। तो आपके पास क्या क्या टोटल किया गया है, तो देखो पहले तो हमने इक्विटी कैपिटल, कितनी थी इक्विटी कैपिटल आपके पास, जो की थी 2 लाख। फिर इधर रिजर्व एंड सरप्लस, आपके पास रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो दोनों का टोटल करके आप लिखोगे तो 23,000 आता। फिर आपने डिबेंचर लिए थे जो कि था 90,000 का, और फिर लोन थी आपके पास 10,000, और फिक्टिडियस एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था अमाउंट में 3,000। तो ये आपने लेस किया था, तो आपका फाइनल आंसर निकला था 3,20,000। ओके और इसी हिसाब से आपको 2018 की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 2018 की भी कैलकुलेशन करते हैं। 2018 में आपके पास 4 लाख की कैपिटल है, 25,000 का रिजर्व सरप्लस है, 40,000 का रिजर्व सरप्लस है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के तरीके का, और ये 90,000 और 10,000, तो 90,000 प्लस 10,000 आपका आंसर है 5,65,000। और इसमें फिक्टिडियस असेट्स आपको लेस करना है। कितनी है फिक्टिडियस एसेट, 5,000, तो वो लेस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 5,60,000। ठीक है तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देते इधर। तो देखो सबसे पहले आपके पास 4 लाख की क्या थी, इक्विटी कैपिटल। क्वेश्चन में प्रेफरेंस है नहीं इसीलिए कंसीडर नहीं किया, वरना होता तो आप कंसीडर कर रहोगे।
फिर दोनों मिला के 65,000 का रिजर्व सरप्लस है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व दोनों इंक्लूड हो जाता है। 90,000 और 10,000 का लोन था और 5,000 की आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट थी। तो फाइनली आपकी अमाउंट आ रही है 5,60,000 और इसका टोटल करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अभी देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों साल के रिटर्न निकालने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो आपके पास डिवाइड में तो 3,20,000 होना चाहिए, वो तो आ गया, ठीक है। दोनों साल का अगर आप डिवाइड करते हो 5,60,000 इधर, ओके। अब आप देखो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो उसमें आपको कंसीडर क्या करना है, तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वो अमाउंट आपके पास कितनी थी, तो वो आपके पास है ये रहा। देखो ये स्टेटमेंट ही आप बना लोगे ना तो सब कुछ मिल जाता है, ये रहा 8,000 और 20,000, ठीक है। 8,000 और 20,000 आपके पास है, तो बस इसको आप कंसीडर कर लो उधर 8,000 और 20,000, ओके। इधर आप लिख दो 8,000 और 20,000। और अब डिवाइड करो तो 8,000 डिवाइड बाय 3,20,000 आप डिवाइड करोगे तो आपको 2.5% रिटर्न मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। और इधर 20,000 डिवाइड बाय 5,60,000 इंटू 100 करते हो तो आपको 3.57% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो रिटर्न है वो दोनों साल का मिल गया आपको। अब बढ़ते आगे स्टॉक रेशियो। अब देखो स्टॉक रेशियो का मीनिंग हो जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही होता है, जिसमें आपको COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक करना होता है, ओके। अब देखो दोनों साल का आपके पास एवरेज स्टॉक है, पहले तो नहीं है, तो दोनों साल का एवरेज स्टॉक निकालते हैं पहले, तो दोनों साल का एवरेज स्टॉक। चलिए देखो इधर आ जाओ, आप पहले एवरेज स्टॉक निकाल लो, ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल 31/12/2017 के लिए देखोगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000, तो एवरेज मिल जाएगा 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2, ओके। तो 80,000 एवरेज स्टॉक आ जाता है फर्स्ट ईयर का, और 31/12/2018 के ईयर का आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,10,000, तो 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको मिल जाएगा 1 लाख। ये तो आपका एवरेज स्टॉक आ गया, ओके। अब आपको उसके ऊपर से मिल जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको COGS पता होना चाहिए। COGS कितना आया था आपका, COGS तो ये रहा आपके पास अवेलेबल है, COGS है 160 और 3,15,000, ओके। और उसको स्टॉक से डिवाइड कर लेंगे, एवरेज स्टॉक से 160 और 3,15,000, ओके। चलो तो यहाँ पर 1,60,000 फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए 3,15,000 COGS था। एवरेज स्टॉक था पहले साल में 80,000, दूसरे साल में 1 लाख आया था। आप डिवाइड करोगे तो इधर 2 टाइम्स आंसर आता है और इधर डिवाइड करोगे तो 3.15 टाइम्स आंसर आता है। कंप्लीट हुआ ये आपका 5th नंबर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं डेटर्स रेशियो। अब देखो डेटर्स रेशियो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो डेटर्स होने चाहिए और एक तो बिल्स रिसीवेबल होने चाहिए, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू
नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ डेज। अब देखो क्वेश्चन में डेज तो आपको साथ में ही देख के रखे, ठीक है। डेटर्स में नंबर ऑफ डेज तो आपको फर्स्ट ईयर में भी 360 लेना है, सेकेंड ईयर में भी 360 लेना। अब देखो डेटर्स कितने थे और बिल रिसीवेबल कितने थे। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल के लिए आप बैलेंस शीट की अदर इंफॉर्मेशन में चले जाओ। देखो सॉरी, बैलेंस शीट के करंट असेट्स से साइड चले जाओ, कितनी है देखो, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों साल का आपके पास अवेलेबल, ठीक है, दोनों साल का अवेलेबल है 25 और 5 और 80 और 7500। ओके, तो इधर दोनों की कैलकुलेशन लिख देते हैं। 25,000 प्लस 5,000, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया 31/12/2017 ईयर के। और दूसरा ईयर आपके पास जो है उसके लिए 80,000 और 7500 आंसर था इंटू 360 डिवाइड बाय, ये आपका दूसरा साल था। अब डिवाइड करना था आपको क्रेडिट सेल्स से। क्या क्वेश्चन में आपके पास क्रेडिट सेल्स है अवेलेबल, पहले वो देखो। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास डेटा कैसे अवेलेबल है, उसमें आपको क्या लिखा है, देखो क्रेडिट सेल्स जो है उसके बारे में क्या बोला गया कि आर 3 टाइम्स कैश सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स के बीच में जो रिलेशन है वो 3 टाइम्स का। तो देखो आप कब क्या करोगे, देखो एक काम करो, पहले एज्यूम कर लो कि कैश सेल्स कितना है। ओके, कैश सेल्स अगर 1 होगा तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, आप बोल सकते हो क्रेडिट सेल्स 3 होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में 3 टाइम्स का रिलेशन है, ठीक है, ये आपको बोला है 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम्स है, कैश सेल्स का। तो कैश सेल्स आप एज्यूम कर लो 1 और क्रेडिट सेल्स उसका 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 1 का 3 टाइम्स 3। तो इन दोनों का अगर आप रेशियो देखो तो क्या रेशियो आता है, क्रेडिट रेस टू कैश, क्या रेशियो आता है 3:1 आता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्रेडिट सेल्स चाहिए ना, तो 31/12/2017 का अगर आपको क्रेडिट सेल्स पता लगाना है तो आपके पास 2,40,000 का सेल्स है, ठीक है, 2,40,000 का सेल्स है, उसका 3/4 कर दो, क्योंकि 3:1 का रेशियो कैश और क्रेडिट के बीच। ओके, और आपको 31/12/2018 का क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, 4,20,000 को 3/4 कर दो, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, देखो एक साइड आंसर आ रहा है 3,15,000 और दूसरी साइड क्या आंसर आ रहा है 1,80,000। ओके, 4,20,000 को 3/4 करोगे तो आपको 315 और 180 मिलेगा। तो इस तरीके से आप कैश और क्रेडिट सेल्स को अलग कर सकते हो। हमको सिर्फ क्रेडिट सेल्स की ज़रूरत है, हमने क्रेडिट सेल्स निकाल लिया 180 और 315। ओके, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 180 और यहाँ पर लिख देते हैं 3,15,000। ओके, दोनों साल की कैलकुलेशन कर लो, 25,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 360 करोगे तो आपको 60 डेज आंसर मिलता है। और सेकेंड ईयर में आप कैलकुलेशन करते हो 80,000 प्लस 7,500 डिवाइड बाय 3,15,000 इंटू 360, तो आपको मिलता है इधर 100 डेज आंसर। ओके, तो चलिए कंप्लीट हुआ आपका ये क्वेश्चन।